पार्ट 2 11.2 जंतुओं में उत्सर्जन। आपको ध्यान होगा कि शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा कैसे उच्छ्वासन की प्रक्रिया के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी याद में रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण क्रिया द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम यह पता करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से आते हैं। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में मुक्त होते हैं। अधिकतर ये पदार्थ विषैले होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं तथा उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र रुधिर में रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह कैसे होता है? इसके लिए रक्त को छानने की अवस्था की जरूरत होती है। यह अवस्था गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा प्रदान की जाती है। जब रक्त दोनों गुर्दों में पहुंचता है तो इसमें हानिकारक और उपयोगी दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त द्वारा दोबारा अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में हटा दिए जाते हैं। मृत वृक्कों से होता हुआ मूत्र वाहिनियों में और फिर मूत्राशय में चला जाता है। मूत्राशय वाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता रहता है। मूत्राशय में से एक पेशी नली जुड़ी होती है जो मूत्र मार्ग कहलाती है। चित्र 11.6 मानव उत्सर्जन तंत्र। ये इसका चित्र दिया गया है। ये वृक्क, ये मूल वाहिनी, ये मूत्राशय, ये मूत्र मार्ग और ये मूत्र रंध्र है। ये चित्र आपने अपनी नोटबुक में बनाना है और नाम लिखने और याद करने में होता है, जो मूत्र रंध्र कहलाते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकासित कर दिया जाता है। विकृत मूल वाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करता है। कोई व्यस्त व्यक्ति सामान्य 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, जिससे 95% जल, 25% यूरिया और 25% अन्य अपशिष्ट उपादान उपस्थित होते हैं। हम सभी अनुभव कर चुके हैं कि गर्मियों में हमें सफेद आता है। सफेद में पसीना आता है। सफेद में लवण और जल होते हैं। गर्मियों के दिनों में हमेशा पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, खास तौर पर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्या पसीना जा संवेदन आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? सामान्यतः हमने देखा है कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों में रोम छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह तक पहुंच जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी तरह पसीना आने से भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है, जैसे कि हमने अध्याय में पढ़ा है। पादप अपनी मूलों द्वारा मृदा से खनिज, पोषकों और जल का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती है। पिछले अध्याय में आपने जैसे यह भी पढ़ा, सभी जीवों का
भोजन उनके लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का इस्तेमाल जीवन के मूल कार्यों को संपादित करने में करती है। अंत यह जरूरी है कि जीव की प्रत्येक कोशिका का भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया है कि पौधों की मूलों द्वारा अवशोषित पोषक तत्व तथा जल पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन संश्लेषण नहीं कर सकते, पत्तियों द्वारा नियमित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जल और खनिजों का परिवहन। पादप जड़ों द्वारा खनिजों और जलों का अवशोषित करते रहते हैं। मूलों तथा मूल रोम उपस्थित होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल से घुले हुए जल और खनिज पोषक पदार्थों का अंतर्ग्रहण के लिए जड़ से स्तर क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम हृदय कणों के माध्यम उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जल किस प्रकार जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाते हैं? पादपों के किस प्रकार परिवहन तंत्र पाया जाता है? जी हाँ, पादपों में मृदा के पोषण तत्वों और जल के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं पाई जाती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं जो संबंधन ऊतक बनाती हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी विशेष कार्य को संपादित करता है। पोषक तत्वों और जल के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्पन्न होता है वह स्लाइम कहलाता है। स्लाइम नालियों का सतत जल जाल बनाता है जो जड़ों को शाखाओं और तने के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। जो इस प्रकार बना तंत्र पूरे पौधे में जल का संवहन करता है। 11.7 जल और खनिज का परिवहन। मूल के एक भाग में किसी वृक्ष में, जैसे कि ये दिया गया है, और ये है जलाइम और ये है मूल रोम। क्रियाकलाप 11.3 बड़े आकार का एक आलू लीजिए और उसके ऊपरी छिलके को अच्छी प्रकार से उतार लीजिए। इसके एक सिरे को काटकर उसका आधार चपटा बना लीजिए। अब इसके दूसरे सिरे पर एक गहरी खोखली गुहा बनाइए। गुहा को शक्कर के घोल से आधे तक भर लीजिए। अब आलू में से एक पिन घुसाकर घोल के स्तर को चिह्नित कर लीजिए। आलू को जल से भरे किसी बीकर में रख दीजिए। ध्यान रखें कि बीकर में जल की स्तर पिन के स्तर के नीचे रहे। इस अवस्था को कुछ घंटों तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए। आलू की गुहिका में उपस्थित शक्कर का घोल का स्तर धीरे धीरे बढ़ गया। आलू के अंदर जल कैसे चला गया? थोड़ी दूरी तक जल एक कोशिका के दूसरी में स्थानांतरित हो सकता है। इसी प्रकार मृदा में जल जड़ों की जलाइम वाहिकाओं में जाता है, जैसे कि ये चित्र 11.7 में बताया गया है। ये जल है, ये पिन है, ये शक्कर का घोल है और ये आलू है। चित्र 11.8 कोशिकाओं में जल का परिवहन। बाष्पोत्सर्जन। पौधे बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा बहुत अधिक जल निकालते हैं। पादप मृदा में जल और खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पौधों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रोम छिद्रों से बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जल बाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के बाष्पन से खिंचाव विकसित हो जाता है।
यह वैसे ही है जैसे आप नलों से जल का सूचक करते हैं। बड़े बड़े वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का खिंचाव इसी प्रकार होता है। बाष्पोत्सर्जन पौधों को ठंडा रखने में भी सहायता प्रदान करता है। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो। जो ना समझ में मेरे से पूछ सकते हो।